राधे राधे आप सभी को। आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5। किससे डील करता है चैप्टर 5? ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब? वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में प्रोड्यूस करे गए हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए। तो क्या लिख रहा है यहां पर? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। और जब आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे तब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है जी? डॉक्यूमेंट्स आर डिनोमिनेटेड एज डेट प्रूफ। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है? डेट प्रूफ के तौर पे। क्यों? क्योंकि ना तो डॉक्यूमेंट चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कोर्ट में आके गवाही दे सकते हैं, एक्सेट्रा। एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम विटनेसेस हु आर सेड टू बी लिविंग प्रूफ्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किससे अलग है? विटनेसेस से अलग हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है? डेट प्रूफ। वेयर एज जो विटनेसेस हैं वो क्या है? लिविंग प्रूफ्स। लिविंग प्रूफ्स कैसे हैं जी? क्योंकि वो कोर्ट में आके एविडेंस दे सकते हैं, वो चल भी सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, वो फिर भी सकते हैं, वो कोर्ट में आके ओरल डिपोजिशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आया? जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेट प्रूफ होते हैं। वेयर एज जो विटनेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिविंग प्रूफ होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सुपीरियर टू ओरल एविडेंस इन परमानेंस एंड इन मैनी रेस्पेक्ट्स इन ट्रस्टवर्दीनेस। तो आगे इन्होंने क्या बोला कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो ओरल एविडेंस से सुपीरियर होते हैं। किस चीज में? परमानेंसी के फॉर्म में। डेट इज ये हमेशा परमानेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हॉस्टाइल नहीं होते, है ना। एक बार जो कह दिया, जो दिखा दिया, वही चीज रहेगी फॉर एवर के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक डॉक्यूमेंट एक टर्म एंड कंडीशन कंटेन कर रहा है तो अगले दफा वही डॉक्यूमेंट दूसरी टर्म एंड कंडीशन कंटेन करे। ठीक है, लेकिन जनरली जो विटनेसेस होते हैं वो हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सुपीरियर है ओरल एविडेंस से इन द फॉर्म ऑफ परमानेंस एंड इन मैनी रेस्पेक्ट इन ट्रस्टवर्दीनेस ऑल्सो। क्यों? बिकॉज जनरली वो हॉस्टाइल टर्न नहीं होते, इसलिए वो जो है परमानेंट और ट्रस्टवर्दीनेस रहते हैं। और वहीं अगर हम विटनेस की बात करें तो क्या होगा? विटनेस हो सकता है आज बोले कि भाई मैंने ए को बी को मारते हुए देखा था, और कोर्ट में आके डिपोजिशन दे दे कि भाई मुझे ठीक से याद नहीं कि किसने किसको गोली मारी थी, या फिर बोल दे कि भैया उस समय बहुत अंधेरा हो रहा था, या बोल दे जी ए ने बी को गोली नहीं मारी जी, सी ने बी को गोली मारी है जी। तो इसलिए बोला जाता है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं ओरल एविडेंस से इन द फॉर्म ऑफ परमानेंस एंड इन ट्रस्टवर्दीनेस। क्लियर हुआ? आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 61 क्या कहता है जी? सेक्शन 61 प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो क्या बोला इन्होंने? डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। कैसे कैसे? बाय प्राइमरी एविडेंस से या फिर बाय सेकेंडरी एविडेंस से। ऑलराइट, प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है जी? प्राइमरी एविडेंस मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस मींस डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट या कॉपी ऑफ अ ओरिजिनल। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? सेक्शन 61 क्या स्टेट करता है? डॉक्यूमेंट के कंटेंट को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है, ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी फॉर पर्पस ऑफ इंटेलिजिबल रीडिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से जी? नंबर 1, हाउ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रूव्ड। सेकेंड, हाउ द डॉक्यूमेंट is to be proved to be genuine. Third, how far and in what cases the oral evidence is excluded by documentary evidence. तो उन्होंने बताया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कैसे प्रूव करना है, वो कहां से कहां गिवन है? सेक्शन 61 से 66 में। सेकेंड उन्होंने बताया
ये कैसे प्रूव किया जाएगा कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है? अब इसके प्रोविजन कहाँ से कहाँ डील कर रखे हैं? सेक्शन 67 से 90 तक। थर्ड इन्होंने बताया किस हद तक और किन केसेस में ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो ये कहाँ से कहाँ गिवन है? सेक्शन 91 से 100 में। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। इट मीन्स दैट देयर इज नो अदर मेथड अलाउड बाय लॉ फॉर प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो पहली लाइन है ये तो वही है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, सेक्शन 61 में गिवन है। और नेक्स्ट लाइन क्या बोली इन्होंने? इट मीन्स दैट देयर इज नो अदर मेथड अलाउड बाय लॉ फॉर प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूव करने के लिए लॉ कोई और मेथड अलाउ नहीं करता। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है तो आप या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करोगे या फिर केवल सेकेंडरी एविडेंस से। इनके अलावा डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूव करने के लिए लॉ कोई और मेथड प्रोवाइड नहीं करता। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल। तो बेस्ट एविडेंस रूल क्या है जी? नंबर 1, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, दैट इज हियरसे मस्ट बी एक्सक्लूडेड, सेक्शन 60। तो पहला कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है एविडेंस का? कि जो ओरल एविडेंस होने चाहिए वो डायरेक्ट होने चाहिए और हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, जो किसमें गिवन है? सेक्शन 60 में। नेक्स्ट क्या है? ओरल एविडेंस शैल बी एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 91 एंड 92। यानी ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, जो किसमें गिवन है? सेक्शन 91 एंड 92 में। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और थर्ड इन्होंने क्या बताया? प्राइमरी एविडेंस एक्सक्लूड्स सेकेंडरी एविडेंस। यानी सपोज करके चलिए किसी डॉक्यूमेंट का आपके पास प्राइमरी एविडेंस भी है और सेकेंडरी एविडेंस भी है, तो अब प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस को एक्सक्लूड कर देगा। दैट इज ऐसे केसेस में फिर पार्टी केवल प्राइमरी एविडेंस को लीड करेगी, ना कि सेकेंडरी एविडेंस को। ठीक है, तो ये हमारे बेस्ट एविडेंस रूल। आगे इन्होंने क्या बोला? सेक्शन 61, 64 read with section 65 provides for rule of best evidence regarding content of document। सेक्शन 61, सेक्शन 64 read with सेक्शन 65 ये क्या प्रोवाइड करते हैं? बेस्ट एविडेंस के रूल को प्रोवाइड करते हैं। किसके रिगार्डिंग? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ओके, आगे चलते हैं। The mode of proving document has been dealt within section 61 to 66 of Indian Evidence Act। Mere production of document is no evidence, it is necessary to prove genuineness and execution। तो इन्होंने क्या बताया? डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का जो मोड है वो किसमें गिवन है? सेक्शन 61 से 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। फिर आगे इन्होंने बोला खाली डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा, पार्टी को उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस और एग्जीक्यूशन को भी प्रूव करना होगा। ओके, mere production of document is no evidence, it is necessary to prove genuineness and execution। नेक्स्ट लाइन क्या बोली है जी? सेक्शन 61 से 73 डील विथ मैनर ऑफ प्रूविंग दोज डॉक्यूमेंट्स। यानी जो सेक्शन 67 से 73 के जो प्रोविजंस है वो किससे डील करते हैं? मैनर ऑफ प्रूविंग दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है सो दैट कोर्ट कैन इंस्पेक्ट दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस इज दैट विच इज कॉल्ड एज द बेस्ट एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी एविडेंस को बेस्ट एविडेंस बोला जाता है। द प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब आगे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या कहता है जी? ए एग्जीक्यूट्स अ सेल डीड इन फेवर ऑफ बी फॉर ₹1000। बी फाइल्स अ सूट फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डीड मेंशन्ड अबव। ए डिनाइज टू हैव एग्जीक्यूटेड द सेल डीड। बी प्रोड्यूसेस द वेरी सेल डीड बिफोर द कोर्ट। दिस इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और इज बेस्ट एविडेंस। तो एग्जाम्पल में क्या बताया इन्होंने? ए ने बी के फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट की है ₹1000 की। ठीक है,
ए ने बी के फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी है, कितने की? 1000 रुपये की। अब बी ने प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए सूट फाइल कर दिया, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अबव सेल डीड। ये जो सेल डीड है ना, इसके बेसिस पे बी ने प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए सूट फाइल कर दिया। अब ए उस सेल डीड से मुकर जाता है, दैट इज ए ने मना कर दिया कि मैंने तो कोई सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं करी। अब बी ने कोर्ट में वही सेल डीड प्रोड्यूस कर दी। तो अब ये कौन सा एविडेंस है? ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेकर प्राइमरी एविडेंस है, दैट इज बेस्ट एविडेंस है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल सेल डीड बी ने कोर्ट में प्रोड्यूस करी है, ये क्या है? प्राइमरी एविडेंस। ओके, तो क्लियर हुआ आपको प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। द प्राइमरी एविडेंस इज दैट एविडेंस विच इफ प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट देयर रिमेन्स नथिंग बेटर टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस है जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पार्टी के पास कोर्ट में लीड करने के लिए कोई और बेहतरीन एविडेंस नहीं बचता। भैया आप खुद लॉजिक सोचो, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कर दिए उस सेल डीड के, तो अब इससे भी बेहतरीन कोई डॉक्यूमेंट है जो प्रोड्यूस करे जा सकते हैं? नहीं है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, इफ इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द वेरी सेल डीड इट्स कॉपी इज प्रोड्यूस देन इट इज सेकेंडरी एविडेंस। तो आगे इन्होंने बताया, अगर इसी एग्जाम्पल में सपोज बी ने ओरिजिनल सेल डीड को प्रोड्यूस ना करके सेल डीड की कॉपी को प्रोड्यूस कर दिया, तो अभी कौन सा एविडेंस होगा? ये सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो क्लियर हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एविडेंस, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एविडेंस। क्या वर्ड्स गिवन है यहाँ? इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द वेरी सेल डीड इट्स कॉपी इज प्रोड्यूस्ड। यानी ओरिजिनल सेल डीड को प्रोड्यूस ना करके अगर हमने कॉपी प्रोड्यूस कर दी तो ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रोड्यूस करी है। ओके, तो अब आपको एक ब्रॉड आइडिया मिला प्राइमरी एविडेंस को लेकर और सेकेंडरी एविडेंस को लेकर। एक रफ आइडिया आपके माइंड में जनरेट हुआ। अब चलें आगे। चलिए अब हम सेक्शन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन 1? वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो चलिए पहले इसको समझते हैं हम। तो क्या कहता है, अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो हर पार्ट डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो हर पार्ट डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस है। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि डॉक्यूमेंट्स को हम सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट कब करते हैं। तो आप याद रखना, डॉक्यूमेंट्स को हम सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट तब करते हैं जब एक से ज़्यादा पार्टीज हैं। जब पार्टीज एक से ज़्यादा हैं तब हम डॉक्यूमेंट्स को सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन सेवरल पार्ट्स, देयर आर 3 persons A, B and C. They partition their property in 3 equal shares. Partition deed is to be executed and registered. All of them want to have one document with them. Now 3 deeds each describing the distinct share of the partners will be prepared and signed by all and each one of them. All the 3 deeds will be original. तो क्या कहता है जी, सपोज करके चलिए एक प्रॉपर्टी के 3 ओनर्स हैं, A, B, C। ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के 3 ओनर्स हैं, A, B और C। अब इन तीनों ने मिलकर इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। पार्टीशन डीड को एग्जीक्यूट किया जाता है और रजिस्टर कर दिया जाता है। अब तीनों को अपने पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना भाई। अब चूंकि इस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया है तो इन तीनों ओनर्स को अपने पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, जितना भी उनका शेयर है उस हिसाब से। यानी जितनी पार्टीज होंगी उतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। जैसे इस केस में ABC 3 पार्टीज हैं तो 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। ओके, तो ये जो एग्जांपल है ये क्या शो कर रहा है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। कितने पार्ट्स से? 3 पार्ट्स। ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
तो हर पार्ट जो है प्राइमरी एविडेंस है डॉक्यूमेंट का। क्लियर हुआ आपको? इसी तरह पार्टनरशिप डीड है, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है तो आप इसे बखूबी कनेक्ट कर लोगे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। काउंटर पार्ट मीन्स, ये जो काउंटर पार्ट है इसका मतलब क्या होता है? चलिए इस काउंटर पार्ट को पट्टा और कबूलियत के एग्जांपल से समझते हैं। पट्टा और कबूलियत, देखो क्या होता है, जब भी कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को टेनेंट को लीज पर देता है तो 2 डीड प्रिपेयर करी जाती हैं। कितनी? 2। लैंडलॉर्ड जो है वो पट्टा प्रिपेयर करता है, पट्टा जो है कौन प्रिपेयर करता है? लैंडलॉर्ड, जिसमें वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है कि मैं इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को टेनेंट को लीज पर दे रहा हूं। ठीक है, ये जो पट्टा का डॉक्यूमेंट है ये लैंडलॉर्ड प्रिपेयर करता है, जिसमें वो सारी चीजें मेंशन करता है, टर्म्स, कंडीशंस एक्सेट्रा, A to Z सभी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है कि मैं इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को इतने टाइम के लिए इतने पैसे में इस पर्सन को लीज पर दे रहा हूं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ टेनेंट जो है वो कबूलियत का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है। ये जो कबूलियत का डॉक्यूमेंट है कौन बनाता है? टेनेंट बनाता है। अब इस कबूलियत के डॉक्यूमेंट में टेनेंट क्या लिखता है कि मैं लैंडलॉर्ड की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं और लैंडलॉर्ड से ये लैंड इतने टाइम के लिए इतने रुपए में लीज पर लेता हूं। क्लियर हुआ? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देता है तो 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे जाते हैं, एक तो होता है पट्टा और दूसरा होता है कबूलियत। पट्टा इज प्रिपेयर्ड बाय लैंडलॉर्ड, जिसमें वो A to Z सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है कि मैं इतने समय के लिए इतने रुपए में इस पर्सन को अपने इस लैंड को लीज पर ग्रांट कर रहा हूं। और वहीं दूसरी तरफ जो टेनेंट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है? कबूलियत का डॉक्यूमेंट, जिसमें वो एग्री करता है कि मैं लैंडलॉर्ड की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं और लैंडलॉर्ड से ये लैंड इतने रुपए में इतने टाइम के लिए लीज पर लेता हूं। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर ये जो दोनों डीड है ना, कौन कौन सी? पट्टा और कबूलियत की, ये दोनों एक्सचेंज कर ली जाएंगी। क्या कर ली जाएंगी? एक्सचेंज कर ली जाएंगी। यानी जो डीड लैंडलॉर्ड ने बनाई है वो टेनेंट को दे दी जाएगी और जो डीड टेनेंट ने बनाई है वो लैंडलॉर्ड को दे दी जाएगी। पट्टा जो है वो किसको दे दी जाएगी? टेनेंट को। और जो कबूलियत है वो किसको दे दी जाएगी? लैंडलॉर्ड को। ठीक है, अब आप यहां एक बात ध्यान से सुनना, ये जो पट्टा है जो किसने प्रिपेयर करा था? लैंडलॉर्ड ने। ये लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, क्यों? बिकॉज लैंडलॉर्ड ने पट्टे के डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो कबूलियत है वो टेनेंट के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। क्यों? बिकॉज टेनेंट ने कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है? कबूलियत का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। तो काउंटर पार्ट के केस में आपको एक बात याद रखनी है, जिस पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे लैंडलॉर्ड ने क्या बनाया था जी? लैंडलॉर्ड ने पट्टे का डॉक्यूमेंट बनाया था, है ना। तो ये क्या हुआ? ये लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस हो गया। और टेनेंट के अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट क्या है? टेनेंट के अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस है। इसी तरह टेनेंट ने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था? टेनेंट ने कबूलियत का डॉक्यूमेंट बनाया था। तो ये जो कबूलियत का डॉक्यूमेंट है ये टेनेंट के अगेंस्ट तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, तो काउंटर का मतलब समझ में आया आपको? काउंटर मीन्स 2 पार्ट्स। क्या होता है काउंटर का मतलब? 2 पार्ट्स।
एक लैंडलॉर्ड ने बनाया और दूसरा टेनेंट ने बनाया, ठीक है। तो काउंटर पार्ट में एक डॉक्यूमेंट ऑफर का होता है और दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का होता है। जो पार्टी ऑफर देती है दैट इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर इट इज सेकेंडरी एविडेंस। और अगर हम डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस को देखें तो जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस है और प्रॉमिसर के अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस है। ऑलराइट, तो कंक्लूजन में बस आपको एक बात याद रखनी है, जिस पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है या जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। तो ये था जी हमारा एक्सप्लेनेशन 1 का पार्ट 2। Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. क्लियर हुआ? यानी जिसने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। तो आपको इस एक्सप्लेनेशन 1 के पार्ट 2 का आइडिया मिला, समझ में आया? चलें अब आगे, चलिए। Explanation 1. Documents executed in counterparts. When a document is executed in counterpart, each part is primary evidence as against the executing party and is previous. But as against the non-executing party and previous, it is only secondary evidence. यानी जिस पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, वो उसके अगेंस्ट तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे लैंडलॉर्ड ने क्या बनाया था? पट्टे का डॉक्यूमेंट, तो पट्टा लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट क्या है? प्राइमरी एविडेंस। और जिसने जो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, यानी जो पट्टे का डॉक्यूमेंट है वो किसने नहीं बनाया जी? टेनेंट ने। तो टेनेंट के अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर हुआ? वेरी गुड, आगे चलते हैं। एग्जीक्यूशन इन काउंटर पार्ट्स इज अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन अडॉप्टेड व्हेन देयर आर टू पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। आगे इन्होंने बताया काउंटर पार्ट के थ्रू हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब ट्रांजैक्शन की जो पार्टीज है वो 2 हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन काउंटर पार्ट्स, पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 62 lays down that where a document is executed in counterparts and each counterpart is executed by one of the parties to the deed, each counterpart is a primary evidence against the party executing it and secondary evidence against the other party. क्लियर? वही चीज़ है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, कुछ भी नया नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। अ कॉमन इंस्टेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन पार्ट्स इज अ पट्टा एंड कबूलियत और मुचिका। इन दिस केस वन पार्टी सबलेट्स द लैंड टू अदर। द पर्सन ग्रांटिंग द लीज एग्जीक्यूट अ डीड स्टेटिंग द टर्म्स ऑफ द लीज कॉल्ड पट्टा। द पर्सन एक्सेप्टिंग द लीज एग्जीक्यूट अ डीड कॉल्ड कबूलियत, एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द पट्टा। In this case, the patta is primary evidence as against the lessor because he executed it and the kabuliyat is primary evidence against the leasee. तो देखो इस एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो कंक्लूजन है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। द पट्टा इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द लेसर और लैंडलॉर्ड बिकॉज ही एग्जीक्यूटेड, यानी जिसने जो डॉक्यूमेंट बनाया है या जिसने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो उसके अगेंस्ट क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। देयरफॉर पट्टा इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड द कबूलियत इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द लीजी। व्हाई? बिकॉज कबूलियत इज प्रिपेयर्ड बाय whom? कबूलियत इज प्रिपेयर्ड बाय टेनेंट। देयरफॉर कबूलियत इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द लीजी। क्लियर हुआ? और लैंडलॉर्ड और लीजर में या कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का सेम ही मतलब है, चाहे लैंडलॉर्ड कह लो चाहे लीजर कह लो, इसी तरह चाहे टेनेंट कह लो या फिर लीजी कह लो, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन 2 को देखेंगे। क्या कहता है जी एक्सप्लेनेशन 2? वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, बट where they are all copies of common original, they are not primary evidence of the contents of the original. तो क्या कहा जी, आइए इसको समझते हैं आप। तो जो ओपनिंग वर्ड्स हैं एक्सप्लेनेशन 2 के वो क्या है? वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यानी जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हैं,
जैसे कि प्रिंटिंग से, लिथोग्राफी से या फिर फोटोग्राफी से। तो आपस में ये सब प्राइमरी एविडेंस है, बट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल दे आर सेकेंडरी एविडेंस। दोबारा से बता रहा हूं, जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हैं जैसे कि प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी से, तो आपस में ये सब प्राइमरी एविडेंस है, बट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल दे आर सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी प्रॉपर्टी को लेकर ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अब ए कहता है कि इनकी 20 कॉपीज निकाल दो जी। क्या कहता है? कि भाई साहब इनकी 20 कॉपीज निकाल दो। अब ये जो 20 कॉपीज निकल के आई हैं, ये क्या है? ये आपस में तो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के लिए ये सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो 20 कॉपीज निकल के आई हैं, ये आपस में सब एक दूसरे के लिए क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। ये सब आपस में एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के लिए ये क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करके चलिए, मेरे पास अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो है। ओके, अब मैंने इसे दुकानदार को दिया और उसे बोला कि भैया इनकी 10 कॉपीज निकाल दो। उन्होंने हूबहू 10 कॉपीज निकाल दी हैं। 1 2 3 4 9 10। तो अब देखो, ये जो 10 कॉपीज हैं, ये आपस में तो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में ये सेकेंडरी एविडेंस है। दैट इज दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ओरिजिनल। दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ओरिजिनल। दे का मतलब क्या है यहां पर? दे मीन्स ये जो 10 कॉपीज हैं इनकी बात हो रही है यहां पर। तो ये जो 10 कॉपीज है, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ओरिजिनल। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करके चलिए, मेरे पास अपना एक ओरिजिनल आधार कार्ड है। ठीक है, अब मैंने अपने आधार कार्ड की 10 कॉपीज निकलवा ली। तो ये 10 कॉपीज आपस में तो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ये 10 कॉपीज ओरिजिनल आधार कार्ड के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी एविडेंस है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो ये था हमारा सेक्शन 62। सेक्शन 62 पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। ओके, प्लस जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।